नमस्कार बच्चों, आज मेरी कक्षा में बीए तृतीय वर्ष के विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं कि आपके जो पाठ्यक्रम में आधुनिक काल है हिंदी साहित्य का, उस आधुनिक काल का जो उपविभाजन है उस साहित्य को हमने जो अलग अलग टुकड़ों में बांटा है ताकि अध्ययन में हमें सुविधा हो जाए। तो बच्चों, रीतिकाल जो ही समाप्त हुआ, अंग्रेज आ चुके थे और क्रांति का सूत्रपात हुआ और उस क्रांति में हम असफल रहे थे। 57 की क्रांति में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई जो है वो वीरगति को प्राप्त हुई थी और हमारी जो क्रांति है उसकी असफलता के कई कारण रहे। उसके बाद चूंकि ये हमारा जो युग है इसका अवतरण हुआ है, तो सबसे पहले हम समय सीमा को समझने की कोशिश करेंगे। और ये समय सीमा बच्चों लगभग है आसपास, यूं नहीं है कि जो सन दी गई है उसी सन से ये ऐसी रचनाएं तुरंत शुरू हो गई, क्योंकि साहित्य की रचना यूं तो है नहीं। एक दो रचना पहले लिखी गई, एक साथ 4-5 रचनाएं आई, तो उस आधार पे हम लगभग इसके समय का उपविभाजन कर रहे हैं। तो हमारा पहला कालखंड है बच्चों भारतेंदु काल। इस युग में बहुत सारे कवि हुए थे, प्रताप नारायण मिश्र हुए थे, बद्रीनारायण चौधरी प्रेमधन हुए थे, लेकिन भारतेंदु हरिश्चंद्र ने स्वयं ने इतिहास पे भी कलम चलाई। इन्होंने बहुत सारी पुस्तकों का अनुवाद भी किया, स्वयं ने नाटक लिखे, कहानियां लिखी और ये खुद भाग लेते थे नाटक में, बहुत ज्यादा प्रतिभाशाली थे, कविताएं लिखी। ऐसे में देखिए आप, उस समय अंग्रेज थे तो अंग्रेजों के विरोध भी किया भारतेंदु ने, इन पे रोक भी लगी थी। इन्होंने लिखा, अंग्रेज राज सुख साज सजे सब भारी, पै धन विदेश चली जात यह अति खारी। और इन्होंने हिंदी भाषा के महत्व को भी कहा, निज भाषा उन्नति अहे सब उन्नति को मूल, बिनु निज भाषा ज्ञान के मिटतन हिय को शूल। यानी हमारी स्वयं की जो भाषा है उसकी उन्नति होना बहुत आवश्यक है हिंदी भाषा के लिए, आपने कहा। तो ये जो भारतेंदु छाए हुए थे इस युग में, इसलिए इनके नाम से इस कालखंड का नामकरण हम करते हैं भारतेंदु काल। और इनकी समय सीमा है सन 1850 से, लगभग बता रही हूँ मैं 57 में क्रांति हुई थी, लेकिन आधुनिक काल की शुरुआत हम मानते हैं कि 1900 विक्रम संवत तक रीतिकाल को मानते हैं। तो 1850 से लेकर 1900 ईस्वी तक बच्चों हमारा भारतेंदु युग है आधुनिक काल का। इसमें गद्य का विकास हुआ, व्यंग्यात्मक साहित्य भी लिखा गया, नाटक और प्रहसन भी लिखे गए। यानी रीतिकाल में केवल पद्य चल रहा था और गद्य का विकास आधुनिक काल में हुआ। दूसरा जो कालखंड है बच्चों वो है महावीर प्रसाद द्विवेदी नाम के एक व्यक्ति हुए, बहुत ही विद्वान थे। आपने सरस्वती नाम की पत्रिका का संपादन किया। उस युग में क्या होता था, बहुत सारे लेखक विद्वान कवि जो है वो अपनी रचनाएं पत्रिकाओं में भेजते थे और पत्रिकाओं के माध्यम से उनकी रचनाएं छपती थी और लोगों तक पहुंचती थी। ये बहुत बड़ा माध्यम था। आपने भाषा का परिष्कार किया, हिंदी भाषा के अंदर जो कमियां थी, जो लेखन में कमियां थी, उसको पूरा का पूरा परिमार्जित किया, उसको परिष्कृत करने का बहुत बड़ा कार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने किया और कवियों को प्रेरित किया लिखने के लिए। जैसे मैथिली शरणगुप्त को कहा कि भाई आप जो उपेक्षित नारियां हैं हमारे देश की, उनके ऊपर आप कलम चलाइए। इस युग में भी बहुत सारे कवि हुए हैं, जिसमें मैथिली शरणगुप्त प्रमुख है, लेकिन महावीर प्रसाद द्विवेदी चूंकि उनका प्रभाव सबसे अधिक है, इसलिए इस कालखंड का नाम द्विवेदी युग या द्विवेदी काल के नाम से हम जानते हैं, जिसकी समय सीमा 1901 ईस्वी से 1918 ईस्वी तक मानी जाती है। तत्पश्चात बच्चों आता है छायावाद काल। छायावाद नाम जो है वो मजाक में दिया गया था कि इसकी जो रचनाएं हैं, ये रचनाएं लिखी कहीं जा रही है, अर्थ कहीं और निकल रहा है, छाया कहीं और पड़ रही है। मुकुटधर पांडे ने अपने लेख के अंदर इस कालखंड की रचनाओं को छायावाद के नाम से पुकारा और इसका नाम छायावाद पड़ गया। छायावाद के प्रमुख आधार स्तंभ है प्रसाद पंत निराला और महादेव वर्मा। अन्य कवि भी हुए हैं बच्चों। और इस युग की जो समय सीमा है वो 1918 ईस्वी से 1936 ईस्वी। आप गौर करें, विक्रम संवत नहीं, मैं ईस्वी सन के आधार पे आपको बता रही हूँ। तो ये जो कालखंड है छायावाद का, इसके अंदर काफी रोमांटिक कविताएं भी लिखी गई। दूसरे विश्व युद्ध का प्रभाव भी काव्य के अंदर देखा जा सकता है, रहस्यात्मकता भी है, इसके अंदर प्रेम का भी भाव है और राष्ट्र प्रेम का भी भाव है। चौथा जो कालखंड है बच्चों वो
आधुनिक काल का प्रगतिवाद के नाम से जाना जाता है। प्रगति माने विकास करना, लेकिन यहाँ प्रगतिवाद का जो अर्थ है वो पूरा का पूरा मार्क्स के विचारों पर टिका हुआ है। कार्ल मार्क्स जो रूस में हुए थे, उन्होंने कहा था दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ, और उन्होंने ये माना था कि संसार के अंदर दो ही वर्ग है, एक तो शोषक है जो शोषण करता है, उच्च वर्ग पूंजीपति वर्ग, और एक शोषित वर्ग जो मजदूर किसानों का वर्ग जिनका शोषण होता है। अब कमी ये रही कि तीसरे वर्ग को तो भूल गए, जो वकील हैं, डॉक्टर है, या हमारे जैसे जो टीचर हैं, वो जो ना शोषण करते हैं ना जिनका शोषण होता है। तो ऐसे में इनकी जो विचारधारा अधिक तो नहीं चल पाई, लेकिन प्रगतिवाद जो है वो जोर देता है शोषितों के प्रति सहानुभूति को लेकर चला है, शोषकों के प्रति आक्रोश का भाव है, और उन ग्रामीण बालाओं में, उस खेतों में, उन मजदूरों में सौंदर्य को देखने की एक प्रेरणा है। जैसे वह तोड़ती पत्थर निराला ने लिखा, और इसी प्रकार की जो कविताएं जिसके अंदर शोषक और शोषितों के भावों को विशेष रूप से स्थान दिया गया है, वो प्रगतिवाद के नाम से जानी जाती है कविताएं। जैसे कुकुरमुत्ता कविता है निराला की, वो भी प्रगतिवाद के अंतर्गत ही आती है। तो बच्चों, ये जो प्रगतिवाद काल है, इसकी समय सीमा जब छायावाद समाप्त होता है, 1936 में एक प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना हुई थी, जिसकी अध्यक्षता मुंशी प्रेमचंद ने की थी। तो ये 36 से शुरू हो गया था और लगभग 1943 ईस्वी तक इसका प्रभाव रहा। यूं नहीं है कि अचानक से ही कविताएं लिखनी बंद हो गई, बहुत सारे लोग आज भी प्रगतिवादी शैली में कविताएं लिख रहे हैं, लेकिन मूल जो प्रवृत्ति है, उसका मुख्य जो समय सीमा है, हम उसको लेकर चल रहे हैं। आप अपनी डायरी में साथ साथ नोट भी करते जाएं। उसके बाद आया बच्चों प्रयोगवाद। अब तक के काल को तो बाकायदा बाद में सोच समझ के नाम दिया गया था, नामकरण किया गया था, अब थोड़ी सी अक्ल आ गई थी। तो जो अज्ञेय हुए हमारे हिंदी में, सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन अज्ञेय जो कवि हुए, उन्होंने सोच समझ के सिस्टमेटिक ढंग से इस युग का सूत्रपात किया, ये कह के कि ये प्रयोगवाद है। हम कविता के साथ, काव्य के साथ नए प्रयोग कर रहे हैं, नए बिंब, नए उपमान, नए शब्द। तो ये नवीनता के चक्कर में उनका मानना था कि अधिक प्रयोग करने से शब्द घिस जाता है। जैसे धन्यवाद शब्द है, किसी को भी चलते हुए किसी ने कोई कुछ अच्छा काम कर दिया, धन्यवाद, थैंक यू, या कोई गलत काम हो गया, सॉरी, ये शब्द घिस गए हैं। उनका मानना था इन शब्दों के अंदर वो प्रभाव नहीं रहा है, तो कुछ नवीन शब्दों का प्रयोग हो, उस चक्कर में नई कविताएं लिखी गई। तो बच्चों, ये जो नवीन प्रयोग की जो कविताएं लिखी गई, उनमें बहुत सारी कविताएं जो है उलझन भरी है, बहुत सारी अच्छी भी हैं, लेकिन उन कविताओं में कोई तुक वगैरह भी नहीं है। कई जगह हम देखते हैं, जैसे एक उदाहरण बताती हूँ प्रयोगवादी कविता का। अगर कहीं मैं तोता होता तो क्या होता, तो क्या होता, तोता होता, तोता होता। या ई ईश्वर ऊ उल्लू चल हट बेटा, आ सारी रात कागजों पर चाय रख दो, या देवी सर्वभूतेषु। मतलब व्यक्ति के अंदर, जो दिमाग के अंदर विभिन्न प्रकार की उलझने चल रही है, उनको लेकर बहुत सारा ये काव्य लिखा गया। या फिर नए प्रयोग करने के चक्कर में मेरा दिल ऐसे टूट गया जैसे भुंजा हुआ पापड़, या शांति ऐसे ऑपरेशन थिएटर से, या मेरे प्यार का बल्ब फ्यूज हो गया। मतलब इस तरह के उपमानों का, बिंबों का प्रयोग किया गया। और साथ साथ कवियों को लेकर बच्चों, जैसे 7 कवियों को कहा कि आप लोग नए प्रयोग करते हुए और कविताएं लिखो। फिर उन 7 कवियों की जो रचनाएं हैं, वो 1943 ईस्वी में तार सप्तक के नाम से वो पुस्तक हमारे सामने आती है। तो प्रयोगवाद की शुरुआत हम कब से मानेंगे? 1943 ईस्वी से लेकर लगभग 1952 तक। हालांकि इसके 4 सप्तक खत्म होते होते 1980 ईस्वी आ जाती है, लेकिन हम इतना ही मानते हैं इस काल का प्रभाव। 1943 7 कवियों की रचनाएं लेके तार सप्तक, दूसरा सप्तक, तीसरा सप्तक और चौथा सप्तक, ये रचनाएं जो है वो प्रयोगवाद के अंतर्गत हिंदी साहित्य में आती हैं और इसकी अगुवाई अज्ञेय करते हैं। बच्चों, इसके बाद आ गई नई कविता। देश जो है आजाद हो चुका था। आजादी के बाद मोह भंग की स्थितियां हो गई थी। भाई, हमने सोचा था कि अंग्रेज चले जाएंगे, हमारा खुद का साम्राज्य होगा, तो हम सुखी रहेंगे, बेरोजगारी खत्म होगी, गरीबी हटेगी, प्रत्येक हाथ को काम मिलेगा। लेकिन जो हमने सपने संजोए थे वो सारे धूमिल हो गए। वो धूमिल होने से हमारा मोह भंग हुआ। तो मोह भंग की जो स्थितियां थी, बेरोजगारी से उत्पन्न जो हमारी पीड़ाएं थी, जो हमारा आक्रोश था, वो सब नई कविता के अंतर्गत देखा जा सकता है।
और नई कविता का जो कालखंड है बच्चों वो लगभग 1952 ईस्वी से 1960 ईस्वी माना जाता है। और बाकायदा जगदीश चंद्र जो शर्मा है उनसे ये शुरुआत हम मानते हैं नई कविता की। और बाद में आता है बच्चों साठोत्तरी काल, 60 का उत्तर का नाम से पता चल रहा है। 1960 ईस्वी के बाद का जो समय है हिंदी साहित्य के अंदर वो साठोत्तरी काल से जाना जाता है। देश की जो स्थितियां हैं, देश की जो अपेक्षाएं हैं, लोगों की जो विचारधाराएं हैं, वो सारी 60 के उत्तर काल में हमारे देश की क्या स्थितियां हैं, नेताओं पर जो व्यंग है, हमारी जनता के प्रति जो सहानुभूति है, वो सारी चीजें हम साठोत्तरी काल में देख सकते हैं, जिसकी समय सीमा 1960 से लेकर लगभग 1970-75 तक मानी जाती है। क्योंकि साठोत्तरी के बाद कविता के नाम आए ए कविता, नकेनवाद और 70 के दशक की कविता, 80 के दशक की कविता, 90 के दशक की कविता, 21वीं सदी की कविता और अभी भी आधुनिक काल चल ही रहा है। तो आप इस चीज को नोट कर लीजिए बच्चों, सारे जो युग हैं इनके नाम और लगभग इनकी समय सीमा, ये हमारे आधुनिक काल का एक तरह से वो सिस्टमेटिक जो है विभाजन है। धन्यवाद, आज इतना ही।